मित्रों नमस्कार। प्राग प्रागैतिहासिक काल के चौथे भाग में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 107 क्वेश्चन 3 भाग में पढ़ा। अब 108 क्वेश्चन से पुनः प्रारंभ किया जाता है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, ध्यान रखिए। तो बस्ती स्थल जो है वो कहाँ है? चिराद में, बिल्कुल सही है। समाधि स्थल, यह पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल, अर्थात डी नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ समानार्थी शब्द हैं और एक तरफ महापाषाण के प्रकार हैं। तो समानार्थी शब्द और महापाषाण के प्रकार में मेनहिर में क्या था? प्रस्तर स्तंभ था। मेनहिर में पत्थर का खंभा था। फिर है दूसरा नंबर कुड़ाईकल, यहाँ फड़शिला थी। क्या थी? फड़शिला थी। टोपीकल, यह छत्रशिला थी। छत्रशिला, छत्र के आकार का जो पत्थर था। और डोलमेन, प्रस्तर मेज, पत्थर की मेज थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेनहिर, प्रस्तर स्तंभ, पत्थर का खंभा, कुड़ाईकल, फड़शिला, फन के आकार की शिला, टोपीकल, छत्रशिला और डोलमेन, प्रस्तर मेज। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर रंग लाल है। इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ए और आर दोनों सही हैं। दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि का ही प्रमुख व्यवसाय था। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि का प्रमुख व्यवसाय था। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। 113 क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 113वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृद भांड संस्कृतियों के अनुक्रम का सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? कौन सा विकल्प? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति सबसे पहले, फिर काले व लाल मृदभांड संस्कृति दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और चौथा नंबर पे है उत्तर काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति। अर्थात पहला ही ऑप्शन सही है, गैरिक मृदभांड संस्कृति, फिर काले लाल वाले मृदभांड संस्कृति, फिर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और फिर उत्तर काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, ताम्रनिधि भंडार संस्कृति है निम्नलिखित में से मृदभांड प्रारूपों में से किसे संबंधित है? ताम्रनिधि जो है भंडार संस्कृति है। निम्नलिखित में से मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? ध्यान रखिए, गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृत से। गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृत से। अगला क्वेश्चन देखें भैया, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन
भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो कौन सा है इसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड और अस्थि अवशेष। तो ध्यान रखिए, ये चारों प्रागैतिहासिक काल के स्रोत के सामग्री के उपयोग में जीवाश्म भी था, वहां से भी लोगों को जानकारी मिली। हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड, अस्थि अवशेष, अर्थात चारों से मिली। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? बिलासुरगाम से, हुड़सगी से, भीमबेटका से, महगरा से। कहाँ से मिला है? बिलासुरगाम से। कहाँ से मिला है भैया? बिलासुरगाम से। जो प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक स्रोत मिला है वह बिलासुरगाम से मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? क्योंकि मध्य पाषाण काल में लोग पशु पालने लगे थे और जो नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिए थे। तो यह कहाँ से मिले हैं? बागौर से मिले हैं। कहाँ से? बागौर से। निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बागौर से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो नवपाषाणिक स्थल को सबसे पहले जो सूचित किया गया वह है ऑप्शन नंबर डी, लिंगसुगुर। लिंगसुगुर। अगला क्वेश्चन है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो किसने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? हेरोडोटस, हीगेल, मार्क्स, डार्विन। तो डार्विन ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था पहली बार वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन क्या कौन थे? एक इतिहासकार थे, एक समाजशास्त्री थे, एक कलाकार थे, एक जीव विज्ञानी थे। तो चार्ल्स डार्विन जो थे एक जीव विज्ञानी थे। क्या थे? जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? कहाँ के निवासी थे? तो चार्ल्स डार्विन यह इंग्लैंड के निवासी थे। चार्ल्स डार्विन जो है यह इंग्लैंड के निवासी थे। 2 बार हो गया है, एक बार मिस प्रिंट हो गया है। तो अगला ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत के खंडन था? डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो ध्यान दीजिएगा, दैवीय उत्पत्ति मत। दैवीय उत्पत्ति मत धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत का सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत। अगला ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? तो यह कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? यह भी चार्ल्स डार्विन की है। ध्यान रखिएगा, द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है? जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। यह किसने कहा? तो यह भी कथन जो है वह चार्ल्स डार्विन का है। जीवों के अस्तित्व में, क्योंकि जीव विज्ञान के थे, तो जीवों के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। यह कथन किसका है भैया? चार्ल्स डार्विन का है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, इसको हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। यह दक्षिण मानव समप्राणी ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। यह कहाँ प्राप्त हुआ था? दक्षिण गोलार्ध में। फिर वही क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण मानव सम प्राणी। अगला क्वेश्चन है, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। सीधा चलने वाला, धीरे धीरे जब सीधा चलने लगे बंदर की तरह जो मानव थे, तो उसे पिथेकेंथ्रोपस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? तो द्विपदी मानव को। होमो इरेक्टस जो है वह द्विपदी मानव को द्योतित करता है, चिन्हित करता है। होमोसैपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है। होमोसैपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है। तो निएंडरथाल क्या है? ये ध्यान रखिए, यह एक स्थान है। निएंडरथाल क्या है? एक स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निएंडरथाल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो निएंडरथाल जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? जर्मनी में। अगला ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन होमोसैपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो होमोसैपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है, तो कौन नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला, क्रो-मैग्नन स्थित है। क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। कहाँ स्थित है? तो क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित है। अगला, क्रो-मैग्नन है क्या है? जब फ्रांस में स्थित है तो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। एक शिलाश्रय पत्थर का
जो रहने का स्थान है वह है क्रो-मैग्नन। अगला 137 नंबर ध्यान दीजिए। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो प्लीस्टोसीन युग जो है वह हिम युग का समानार्थी है, अर्थात हिमयुग बर्फ का युग। अगला हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम विहीन युग निम्न में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम विहीन युग होलोसीन शब्द का समानार्थी है। अगला ध्यान दीजिए। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतया किस पर निर्भर थे? कई बार बताया जा चुका कि यह शिकार पर निर्भर थे, आखेट पर, शिकार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया? न तो किस काल के मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन जो विशेषताएं हैं उनको पूरी तरह छोड़ दिया और न ही नवपाषाण कालीन जो विशेषताएं हैं उनको पूरी तरह अपना लिया। किस काल के? तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य पाषाण के लोग थे। किस काल का? न पूरी तरह छोड़ा पूरा पाषाण को और न ही नवपाषाण को अपनाया, तो बीच में बचा मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? किताब का नाम है मैन मैक्स हिमसेल्फ। तो यह किसकी रचना है? यह भैया है गार्डन चाइल्ड की, अर्थात हमारा 141 में बी नंबर सही हो जाएगा। इस भाग में इतना ही। इसके आगे जो बचा हुआ पार्ट है अगले भाग में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।